नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस में शुरू हुई कवायद के बीच अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में पार्टी के ही 1 दर्जन विधायक शामिल हो गए हैं। जिलाध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इसके लिए लगातार जयपुर से दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। हालांकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी मंत्रिमंडल के साथ ही होने की बात की जा रही है, लेकिन सत्ता पर पकड़ रखने वाले विधायक संगठन पर भी अपनी मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं और इसलिए जिलाध्यक्ष बनने के प्रयास में जुटे हैं। राजधानी होने के चलते जयपुर शहर और जयपुर देहात को कांग्रेस संगठन में काफी अहम माना जाता है। कई बड़े आयोजनों और प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन अधिकांश जयपुर शहर में ही होते हैं। ऐसे में आदर्श नगर से पहली बार जीतकर आए कांग्रेस विधायक रफीक खान जयपुर शहर अध्यक्ष बनने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं जमवा रामगढ़ से दूसरी बार विधायक बने गोपाल मीणा भी जयपुर देहात का अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो कांग्रेस विधायकों की ओर से जिलाध्यक्ष बनने के लिए लॉबिंग किए जाने की एक वजह यह भी है कि जिलाध्यक्ष पद के लिए जो भी विधायक लॉबिंग कर रहे हैं उनमें अधिकांश पहली बार जीत कर आए हैं और कांग्रेस आलाकमान के फॉर्मूले के मुताबिक पहली बार जीत कर आए विधायक मंत्री नहीं बन पाएंगे, जिसके बाद से 1 दर्जन विधायक खुद को मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं होते देख जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने के बाद जिले भर में जिलाध्यक्ष के हाथों में संगठनात्मक कामकाज की लगाम होती है। सारे कामकाज उसी के नेतृत्व में किए जाते हैं। जिला कार्यकारिणी से लेकर ब्लॉक और वार्ड अध्यक्षों तक की नियुक्ति जिलाध्यक्ष के जरिए होती है। साथ ही स्थानीय निकायों, नगर निगमों, पंचायत में टिकट वितरण के साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में संभावित दावेदारों के पैनल भी जिलाध्यक्षों के जरिए ही भेजे जाते हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के साथ गाइडलाइन में प्रतिबंधित कई चीजों में छूट दी है। गृह विभाग ने शनिवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 4.0 जारी किया, जो रविवार सुबह 5 बजे से लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर खुल सकेंगे। सड़क पर बारात नहीं निकाली जा सकेगी, लेकिन विवाह स्थल परिसर में डीजे व बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी DOIT द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। जिन सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूरी कर ली है, उनमें 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली है। प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली है। ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली है। राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जानी चाहिए। आउटडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होगी एवं इंडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल उनके लिए अनुमत होगी जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली है। जिन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ को वैक्सीन प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। सिटी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी एवं टेक अवे रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था का 50% के साथ एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। यदि रेस्टोरेंट के 60% स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है तो उन रेस्टोरेंट्स को अतिरिक्त 6 घंटे शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शाम समारोह के लिए अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना संबंधित पोर्टल या 181 पर देनी होगी। उपखंड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात शादी समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों, मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं। विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैंड बाजा वादक, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी। बैंड बाजा, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है।
इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवानी होगी। विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी, परंतु विवाह परिसर में डीजे, बैंड बाजा इत्यादि की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन संबंधी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि कोई मैरिज गार्डन स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल की प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो मैरिज गार्डन स्थान को सील कर दिया जाएगा। आइसोलेशन जोन में पर्यटन, फिल्म शूटिंग से संबंधित गतिविधियां ऐसे रिजोर्ट या होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी जिनका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने के लिए कम से कम 25 कमरों की व्यवस्था हो। प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे। किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेलों, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी। शेष गतिविधियों के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि अगर एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से झूठ बोल रहा है तो यह भी जिहाद है। कैबिनेट इसके खिलाफ भी जल्द कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व 5000 साल पुराना है और जीवन का तरीका है। अधिकांश धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज हैं। हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका मतलब होगा अपनी जड़ों और मातृभूमि से दूर जाना। लव जिहाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस शब्द को लेकर आपत्ति है, लेकिन किसी को भी महिला को धोखा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा सरकार किसी भी महिला को किसी के द्वारा धोखा दिए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ असम में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आने का आश्वासन देते हुए शर्मा ने कहा, अभी तक असम में कोविड-19 का कोई डेल्टा प्लस संक्रमण नहीं है। हम राज्य में जेनोमिक अनुक्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों में टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा तनाव पर शर्मा ने कहा, असम, नागालैंड और असम मिजोरम दोनों सीमाओं पर कुछ तनाव चल रहा है। हमारी संवैधानिक सीमा की रक्षा के लिए असम पुलिस को तैनात किया गया है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार होने के नाते हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी जमीन पर अतिक्रमण मंजूर नहीं है। इससे पहले शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल में विभागों में फेरबदल किया। शर्मा ने कहा कि राज्य में स्वदेशी आस्था और संस्कृति का एक नया स्वतंत्र विभाग होगा। कोरोना लॉकडाउन और प्रतिबंधों में छूट मिलने के साथ ही हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ और प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर चेताया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं है और इस तरह की बेफिक्री महामारी को सीधे सीधे बुलावा देना है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए राज्यों के साथ ही लोगों को भी आगाह किया है। बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु कोरोना के हालात और टीकाकरण के समग्र स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह बताया गया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी लहर जरूर कमजोर पड़ रही है और समग्र संक्रमण दर भी गिर रही है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल के कई जिलों में अभी भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा बनी हुई है। हिल स्टेशनों पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भल्ला ने कहा कि राज्यों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करना चाहिए। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में राज्यों से 5 स्तरीय रणनीति अपनाने को कहा गया। इनमें जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना शामिल है। मंत्रालय ने 29 जून को इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया था। बैठक में ग्रामीण, उपनगरीय क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया गया। महामारी की संभावित लहर से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से तैयार करने को कहा गया। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में केंद्र और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें नीति आयोग के सदस्य वी.के. पाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव और 8 राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हैं। धन्यवाद।